हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा गया है टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। तो ये हमारा आज का टॉपिक है ना। तो शेयर्स को जो है वो पार पे और प्रीमियम पे इशू किया जा सकता है कंपनी के थ्रू, है ना। तो यहाँ लिखा गया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कंपनीज वुड नॉट लॉन्गर बी परमिटेड टू इशू शेयर एट डिस्काउंट। ओके, एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स को कंपनी मतलब डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। ओके, वेयर इन शेयर्स आर इशू टू एम्प्लॉयज। जब शेयर्स जैसे कि एम्प्लॉयज को इशू किए जा रहे हैं या डायरेक्टर को, है ना, इन लीव ऑफ देयर सर्विसेज, जो भी उन्होंने सर्विसेज दी अपनी उसके बदले में उसको शेयर दिए जा रहे हैं, तो उन शेयर्स को हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, बाकी के शेयर्स को नहीं किया जा सकता। ऐसा यहाँ पे लिखा गया है अंडर सेक्शन 54 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017। तो 2017 में कोई अमेंडमेंट हुई होगी, कोई संशोधन किया गया होगा, है ना, कंपनी के क्लॉजेज में। तो वहां पे क्या लिखा गया है, नाउ अलाउज कंपनीज टू इशू शेयर एट डिस्काउंट टू क्रेडिटर, कि वो अपने क्रेडिटर्स को भी क्या कर सकती है, किसको, क्रेडिटर्स को इशू कर सकती है शेयर डिस्काउंट पर। व्हेन इट डेट्स इज कन्वर्टेड इनटू शेयर्स इन प्रेजेंस सॉरी pursuance of any statutory resolution plan। ओके, तो मतलब जब वो क्या करेगा, कंपनी अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करेगी, है ना, डेट की, तो उस डेट को वो शेयर में कन्वर्ट करके क्या किया जा सकता है, शेयर को इशू किया जा सकता है, वो भी डिस्काउंट पर इशू किया जा सकता है क्रेडिटर को। ये ऐसा अमेंडमेंट किया गया है ना। ओके, तो देखिए शेयर्स को जब हम इशू करते हैं तो शेयर को यहाँ पे पहला केस है कि शेयर को इशू किया गया है पार पे। तो इशू ऑफ शेयर एट पार, इसका मतलब ये है कि शेयर को उसकी फेस वैल्यू के बराबर के प्राइस पे ही क्या किया जा रहा है, इशू किया जा रहा है। मतलब 100 रुपए का शेयर जो है वो 100 रुपए में ही इशू किया जा रहा है, तो इस केस को हम बोलेंगे इशूड शेयर एट पार, शेयर ऑफ इशूड एट पार। ये पहला केस है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट दूसरा केस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। तो स्टूडेंट ये बड़ा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। देखिए, तो नोट्स भी आप साथ में बनाते रहिए, जो बातें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। इसका मतलब क्या है, शेयर्स आर इशूड एट प्राइस विच इज मोर देन देयर फेस वैल्यू। मतलब जैसे कि जो है वो 10 रुपए प्राइस है किसका, फेस वैल्यू किसकी है, शेयर की, पर हमने जो है वो 12 रुपए पे इशू किया, तो ये 2 रुपए क्या है, ये 2 रुपए प्रीमियम है। जैसे कि 100 रुपए का शेयर है, 120 में इशू किया, तो 20 रुपए क्या है, प्रीमियम है। ठीक है, अ कंपनी इज ऑथराइज टू कलेक्ट प्रीमियम ऑन शेयर्स। ठीक है, एंड देर इज नो लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन सच एन इशू। देखिए, तो कंपनी कर सकती है इशू प्रीमियम पे, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन कंपनी पे नहीं लगाई गई है। सो एज पर सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 the amount of premium collected on issue of share is credited to a separate अकाउंट कॉल्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। जो हम प्रीमियम कलेक्ट करेंगे, शेयर्स को इशू करने से जो हमको प्रीमियम रिसीव होगा, उसको हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल रिसीट। तो ये जो आपकी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व होता है, ये कैपिटल रिसीट होती है। कैसी रिसीट होती है, कैपिटल रिसीट होती है। ठीक है, देखिए इन द बैलेंस शीट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व मस्ट बी प्रेजेंटेड इन नोट्स टू अकाउंट्स अंडर द हेड शेयर होल्डर फंड्स। तो स्टूडेंट्स, जो ये चीजें मैंने आपको क्वेश्चन में करवा भी दी कि जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट होता है वो नोट्स टू अकाउंट्स में रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाता है ना। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को नोट्स टू अकाउंट्स में शो किया जाता है ना। और इसको बैलेंस शीट में हम कहाँ दिखाते हैं, शेयर होल्डर फंड में, और उसका जो सब हेड होता है रिजर्व एंड सरप्लस में, लाइबिलिटी साइड में। ये चीज मैंने आपको बता दी है ना पिछले वीडियोस में। तो रिजर्व एंड सरप्लस आर शोन ऑन द इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड, है ना, इन द बैलेंस शीट। ठीक है, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं प्रैक्टिकली करके, जो हमने फर्स्ट से लेके 6 तक के क्वेश्चन अभी तक किए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 amount of securities premium reserve may be used
ओनली फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस, जो मतलब प्रीमियम आपको रिसीव होगा उस प्रीमियम का यूज आप कहां कहां करेंगे, ये सारी बातें लिखी गई हैं। पहला, अगर हम शेयर होल्डर्स को इशू कर रहे हैं बोनस शेयर, कैसे, फुली पेड अप बोनस शेयर, तो फुली पेड अप बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का यूज किया जाएगा, या फिर प्रिलिमिनरी कंपनी के जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है उनको राइट ऑफ करने के लिए, है ना। अगर हमने क्या किया है, कोई कमीशन पे की है या कोई डिस्काउंट है, कोई एक्सपेंस है ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर, है ना, शेयर्स या डिवेंचर को इशू करती बार हमने कोई एक्सपेंस किया, डिस्काउंट दिया या कमीशन दी, तो उसको राइट ऑफ करने के लिए भी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, टू पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर ऑफ द कंपनी, टू पे प्रीमियम, अगर हमने प्रीमियम पे करना है किस पे, जो भी प्रेफरेंस शेयर्स है या कंपनी के डिवेंचर है उनको रिडम्पशन करती बार वो जो भी प्रीमियम पे करना है, तो उसके लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का यूज किया जा सकता है। बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज एज पर सेक्शन 68, है ना। तो बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स के लिए भी क्या किया जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर तो मैंने आपको बता दिया, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या होता है ये इस चैप्टर में लास्ट में बताया गया है, तो मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, ठीक है। तो इन 5 चीजों के लिए प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का यूज किया जाता है, ठीक है। और ये कैपिटल रिसीट होती है, इसको नोट्स टू अकाउंट्स में रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाता है, और बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड में सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाएगा। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हैज गिवन द हेड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ओके, एज पर सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे, कंपनी शुड क्रेडिटेड द अमाउंट रिसीव्ड एज प्रीमियम टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो इस अकाउंट में जो है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे, है ना। तो स्टूडेंट्स या तो आप किसी एक का यूज करेंगे, देखिए आइदर ऑफ द टू टर्म्स में बी यूज्ड बाय द स्टूडेंट, या तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट लिखेंगे या आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट लिखेंगे, तो कोई एक किसी एक का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट लिखते हैं या कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी लिखता है ना, तो गलत नहीं होगा, पर किसी एक का यूज किया जाएगा। The amount of securities premium reserve may be technically be called at any stage of share capital transaction। तो देखिए जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का जो अमाउंट होता है वो कभी भी मांगा जा सकता है ना। However, as usually assumed in the absence of any related information, देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया है कि प्रीमियम किसके साथ मांगा गया है, तो हम ये मान लेंगे कि जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट में ड्यू है, मतलब अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम मांगा गया है, ऐसा हम मान लेंगे जब तक कोई बात यहाँ पे ना लिखी गई हो क्वेश्चन में, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज क्या कौन कौन सी पास होती हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से रिलेटेड, तो देखिए जैसे कि मैंने बताया अलॉटमेंट के साथ ही जो है इसका पैसा मांगा जाता है। तो सबसे पहले अलॉटमेंट और प्रीमियम ड्यू होगा, है ना, अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम ड्यू होगा तो उसकी एंट्री आएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट ड्यू अलोंग विद प्रीमियम, ठीक है। तो अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम का अमाउंट मान लिया जाता है अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला गया है तो। दूसरा, फिर उसके बाद अलॉटमेंट मनी को हम ट्रांसफर करेंगे, सॉरी अलॉटमेंट मनी को हम रिसीव करेंगे। सबसे पहले अलॉटमेंट मनी ड्यू हुई, अब रिसीव होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए विद प्रीमियम, जैसे कि कैपिटल का अमाउंट जो है यहाँ पे हमने क्रेडिट किया 10,000, प्रीमियम आया हमारे पास 2,000, तो अलॉटमेंट में हमारे पास यहाँ पे डेबिट हुआ 12,000। तो देखिए यहाँ पे डेबिट में अलॉटमेंट है 12,000 और क्रेडिट किया गया है अलॉटमेंट अकाउंट, तो वो भी कितने से होगा 12,000 से, और यहाँ पे भी 12,000 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा, आगे जाके मैं खुद बताऊंगा, ओके। उसके बाद हमारे पास देखिए नेक्स्ट है टॉपिक ज्वाइंट अलॉटमेंट, ज्वाइंट अकाउंट ऑफ शेयर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट, की एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का ज्वाइंट अकाउंट हमने ओपन किया है, मतलब एक ही अकाउंट में एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, ठीक है। तो आजकल क्या हो गया है, इट इज बिकमिंग अ कॉमन प्रैक्टिस टू ओपन ओनली द वन अकाउंट फॉर शेयर एप्लीकेशन
for share application and share allotment instead of two separate accounts. So in such a case, joint account named share application and allotment is opened. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि मतलब अलॉटमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट सेपरेट ओपन करने के बजाय आजकल कंपनीज जो है वो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट जो है वो कंबाइंडली ओपन करने लग गई है ना। तो इस केस में क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। देखिए, तो आप लिख लीजिए, अगर कंपनी ज्वाइंट अकाउंट ओपन करती है तो पहली एंट्री देखिए यहाँ पे क्या आएगी कि यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, तो ये जो है मैं माउस से लिख रहा हूं, थोड़ा अच्छी राइटिंग नहीं आ रही है। तो शेयर कौन से हैं, इक्विटी है, प्रेफरेंस है, वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, है ना। तो मतलब कंबाइंड अमाउंट अलॉटमेंट और इसका मांग लिया गया है, ठीक है। दूसरी एंट्री क्या आएगी, दूसरी एंट्री आएगी इस अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे कहाँ, शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, इस तरीके से। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन को किया जाएगा, ठीक है। तो ये ज्वाइंट अकाउंट जब ओपन होगा तो स्टूडेंट्स इन केस अगर इस क्वेश्चन में प्रीमियम आता है तो पहले जो है देखिए, सपोज करिए अगर फेस वैल्यू जैसे 100 रुपए की है ना, और हमारे पास जो है वो जैसे मान लीजिए 100 शेयर है। देखिए उल्टा मैं बोल देता हूँ कि 100 शेयर है, एक की वैल्यू 10 रुपए है, तो विद प्रीमियम जो है हमारा अमाउंट बन जाता है, जैसे प्रीमियम 2 रुपए का है तो 12 रुपए से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 1200 आ जाएगा, यहाँ भी 1200 आ जाएगा। ओके, इन केस अगर क्वेश्चन में देखिए जो मैंने एंट्री लिखी ये थी पार पे, ओके, मतलब ये थी पार पे। अगर प्रीमियम भी आ जाता है तो यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट जो है क्रेडिट हो जाएगा। तो कैपिटल का अमाउंट कैसे आएगा, 100 शेयर है मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू 10 रुपए यानी कि 1000, और प्रीमियम का 100 मल्टीप्लाई बाय 200, और यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट जो है डेबिट होगा कितने से, 1200 से, ठीक है। इन केस अगर हमारे पास जो है वो प्रीमियम नहीं है ना, देखिए अगर हमारे पास प्रीमियम नहीं है तो उस केस में अमाउंट कैसे आएगा, एंट्री कैसे होगी वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो मान लीजिए ये हमारे पास नहीं है प्रीमियम, तो 100 शेयर है, 10 रुपए फेस वैल्यू है, तो 10 रुपए से मल्टीप्लाई होगा, तो उस केस में 1000 से एंट्री होगी, और हमारे पास नीचे भी 1000 से एंट्री होगी। तो जो मैंने अलग से सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट यहाँ क्रेडिट किया था वो अब नहीं आएगा क्योंकि पार पे इशू है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हैं आगे, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो ये आई होप आपने ये सारी चीजें लिख ली होंगी नोटबुक पे, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।